सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता। जी आप भी नेपाल नेपाल कर रहे थे, नेपाल में तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए। इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस। ये नहीं हो सकता, मैं आपको बात बताऊं, ये नहीं हो सकती ये चीज। मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। बोल दिया ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये मांग भारत में नहीं बल्कि सुलगते नेपाल में उठ रही है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था, ये पब्लिक कह रही है वहां। नेपाल की युवा जेन जी पीढ़ी का कहना है कि उन्हें केपी शर्मा ओली नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। अभी फ्लड आई हुई है वीडियोस की, जहां पर यंगस्टर्स आर टॉकिंग एंड द विमेन स्पेशली आर सेइंग कि वी वांट अ गवर्नमेंट लाइक। तो नेपाल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट जारी की है नेपालीज लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में, और उन्होंने कहा है कि वो आज हमने देखा है कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी अफेयर्स में, वहाँ पे नेपाल के ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हुई, और ये जो वायलेंस हो रहा है इससे हमारे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यंग लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। तो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी साहब इज सेइंग के गुड बाय ओले, ठीक है, केपी शर्मा ओले गुड बाय, यू आर नो मोर यू नो द वन जिसकी हमें कोई ज़रूरत है, आपकी में कोई ज़रूरत नहीं है, आप फारग हो गए। और नेपाल जो है उसकी स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कोशिशें करेंगे, और तमाम लोग जो हैं वो वायलेंस ना करें, ठीक है जी। सो ये चीज़ है। उधर से नेपाल की जो आर्मी है उसने सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अपने कंट्रोल में कर ली है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी तक की सिचुएशन में आर्मी ने स्टेप ओवर किया है, कंट्रोल संभाला है क्राइसिस का। नेपाल की जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, और मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ लाइफ पे बड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी कमेटी का फैसला किया है, और द सिचुएशन इज़ डेलिकेट। सिचुएशन जो है वो डेलिकेट है, ये मैं आपको बड़े गारंटी से कह सकता हूँ। और इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट डज दिस मीन, क्या होने जा रहा है आइंदा, या क्या आइंदा हो सकता है। और ये जो ओले साहब हैं, ठीक है जी, ये ओले भाग गए हैं। इंडियंस पहले ही बड़े नाराज़ थे ओले से, ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक वो करूँ सिचुएशन को कि क्या क्या मसले थे। पहले तो जारी बात है बॉर्डर डिस्प्यूट एक है ही है, वो तो हर मुल्क के साथ ही होता है। इंडिया ने 2020 के अंदर एक रोड खोला था जो कि लिपुलेख पास से कैलाश मानसरोवर जो कि चाइना के बॉर्डर की तरफ जाता है, जिस पर नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, और सुनने में आया कि केपी शर्मा ओली ने ये बात चाइनीज़ से भी की, और नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया था जिसमें डिस्प्यूट्स जो थे और जो टेंशन्स वगैरह थी उसमें बताया गया कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ और क्या क्या हैं और किधर किधर है। सो ये चीज़ें हैं। इंडिया और नेपाल जो है, नेपाल के अंदर जो क्राइसिस हम लोगों को नजर आ रहे हैं, हमें बांग्लादेश की याद आ गई। बांग्लादेश, इसको देखकर बांग्लादेश की याद ताजा हो गई कि जैसे वहां पर शेख हसीना वाजिद भागी और अपना जो असाइलम था वो जाकर भारत में ले, लेकिन इस बार भारत ने भी केपी ओली को असाइलम नहीं दिया। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रहती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है, और ये हमारा एक बुनियादी ज़रूरत है। आज के दौर में हम लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं
वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी जरूरत करार दे चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात है, उनको यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। तो अगर हम इन्हीं दिन एक जॉन लॉक के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेटरन फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो आवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो आवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करेगी, हुकूमत की बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी, और उसके बदले में जो हुकूमत होती है वो आवाम से वादा करती है कि वो उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करेगी, उनके हकूक़ की हिफाजत करेगी। जॉन लॉक कहता है कि अगर हुकूमत अपने वादे पे पूरा ना उतरे, हुकूमत लोगों के हकूक़ का ख्याल ना रखे, तो फिर अवाम पे लाजिम है कि वो हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम।